हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री की निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है और आज उसका 12वां लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग आदर्श और अनादर्श विलयन को बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यह ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने से पहले बच्चों राउल्ट के नियम में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, आइए उनको क्लियर कर देते हैं, फिर आदर्श और अनादर्श विलयन हम आपको समझाएंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में जब आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था तो आपने देखा था वहां पर विलेय अवाष्पशील था और विलायक हमारा वाष्पशील था। इसी आधार पर तो राउल्ट का नियम हमने आपको समझाया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में जब आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था तो आपने देखा था कि वहां पर विलेय अवाष्पशील था और विलायक हमारा वाष्पशील था। तो यहां हमको वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला मिला था, ये वाला P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू एम अपान कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। जब हमारा विलेय अवाष्पशील था और विलायक हमारा वाष्पशील था तो हमको राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला प्राप्त हुआ था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विलेय भी वाष्पशील हो जाता है और विलायक भी वाष्पशील हो जाता है, तब राउल्ट का नियम और फार्मूला अलग निकल करके आता है। उसी को हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए एक विलयन है, हमारे पास एक विलयन है जो दो द्रव से मिलकर बना हुआ है, द्रव ए से और द्रव बी से। ये दोनों द्रव वाष्पशील हैं, अर्थात गर्म करने पर ये दोनों द्रव क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक विलयन है जो दो द्रव ए और बी से मिलकर बना है और यहां पर इस बार ये दोनों द्रव कैसे हैं, तो वाष्पशील हैं। पिछली बार विलेय अवाष्पशील था, विलायक वाष्पशील था, लेकिन यहां इस बार दोनों कैसे होंगे, वाष्पशील होंगे। द्रव ए भी वाष्पशील होगा, द्रव बी भी वाष्पशील होगा, इसमें से किसी को भी आप विलेय और विलायक मान सकते हैं। देखिए, जब इस विलयन को हम गर्म करेंगे तो द्रव ए भी वाष्पित होगा और द्रव बी भी वाष्पित होगा। द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब Pa होगा और यहां पर द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब बच्चों Pb होगा, ठीक है। तो जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं, मतलब विलेय विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं, तब राउल्ट का क्या नियम होता है, तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब Pa इसके मोल अंश XA के समानुपाती होगा, ठीक उसी प्रकार द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब Pb इसके मोल अंश XB के समानुपाती, ठीक है। देखिएगा, यहां पर समानुपात का चिन्ह जब आप हटाओगे तो एक नियतांक आएगा Pa बराबर, यहां नियतांक आएगा Pa नॉट इंटू XA और यहां पर जब आप समानुपात का चिन्ह हटाओगे तो Pb बराबर आएगा Pb नॉट इंटू XB, जहां Pa नॉट और Pb नॉट क्या है, आपके नियतांक हैं, समानुपात का चिन्ह हटाने के बाद आए हैं, ठीक है। फिर से अब पूरी चीजें आप समझ लीजिए हमसे, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना। जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं तब क्या होता है, फिर से एक बार पूरी चीज अब समझ लीजिए। हमारे पास एक विलयन है जो दो द्रव से मिलकर बना है, द्रव ए से और द्रव बी से। इस बार ये दोनों द्रव कैसे हैं, वाष्पशील हैं, मतलब यहाँ पर विलेय विलायक दोनों कैसे हैं, तो वाष्पशील हैं। जब इस विलयन को हमने गर्म किया तो द्रव ए भी वाष्पित होगा और द्रव बी भी वाष्पित होगा। द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब Pa होगा और वहीं पर द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब Pb होगा। जब दोनों द्रव वाष्पशील होंगे तो राउल्ट का नियम क्या निकल के आएगा, किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब Pa इसके मोल अंश XA के समानुपाती होगा और द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब Pb इसके मोल अंश XB के समानुपाती होगा। समानुपात का चिन्ह आप हटाएंगे तो नियतांक लाएंगे Pa बराबर Pa नॉट XA और Pb बराबर Pb नॉट XB, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमको आंशिक दाब का सूत्र मिलता है।
जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं तो राउल्ट के नियमानुसार आंशिक वाष्प दाब का फार्मूला प्राप्त होता है। और जब विलेय अवाष्पशील होगा और विलायक हमारा वाष्पशील होता है तो वहाँ पर हमको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का सूत्र प्राप्त होता है, जो कि आपने पीछे लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों द्रव वाष्पशील हैं तो आंशिक वाष्प दाब का फार्मूला आपको मिला। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब आप एक बार फिर से हमारे साथ देख लीजिए, देखिएगा। जब दोनों द्रव वाष्पशील होंगे तो क्या परिभाषा हमने आपको बताई, किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को मोल प्रभाज भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे अभी हमने आपके लिए लिखा है ना, PA समानुपात XA था और PB समानुपात XB था। समानुपात का चिन्ह आपने हटाया था तो क्या आया था, यहाँ पर PA नॉट नियतांक आया था इंटू XA हो गया था, और यहाँ पर PB बराबर, यहाँ पर नियतांक आया था PB नॉट इंटू XB हो गया था। क्लियर है? जब दोनों द्रव वाष्पशील होंगे तो राउल्ट के नियमानुसार आंशिक वाष्प दाब का फार्मूला प्राप्त होगा, और जब विलेय अवाष्पशील होगा तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला हमको मिलेगा। जहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जहाँ PA द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, जहाँ PA द्रव A का वो आंशिक वाष्प दाब है, PB द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है, PB द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है, PA नॉट शुद्ध अवस्था में, PA नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव A का वाष्प दाब है, PB नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव B का वाष्प दाब है, XA द्रव A का मोल अंश है, XA द्रव A का मोल अंश है, और आपका XB द्रव B का मोल अंश है। उम्मीद है इस तरह से राउल्ट का नियम भी आपके समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवाइज कराते हैं, फिर चलते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन की तरफ। ठीक है, देखिएगा, पूरा रिवाइज कराते हैं हम आपको, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। देखिए, बहुत से टीचर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को ही वाले फार्मूले को ही समझा के आपको राउल्ट का नियम बता करके छुट्टी कर देते हैं, लेकिन बच्चों नहीं, जो राउल्ट का मूल नियम है वो यही है। अगर बोर्ड एग्जाम में राउल्ट का नियम पूछेगा तो आप यही लिख करके आएंगे, ये परिभाषा, ये फार्मूला और कौन सी चीज़ क्या है, इसको बहुत स्पष्ट लिख करके आएगा। राउल्ट का मूल नियम बच्चों यही है, यही आपको एग्जाम में लिखना है। जब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के आधार पर पूछेगा तब आप उसको लिख करके आइएगा। ठीक है, देखिए, हमारे पास एक विलयन था जो दो द्रव से मिलकर बना है, द्रव A से और द्रव B से, मतलब विलेय और विलायक मान लीजिए इन दोनों को आप। हमारे पास एक विलयन है जो दो द्रव A और B से मिलकर बना हुआ है। इस बार ये दोनों द्रव कैसे हैं, वाष्पशील हैं, अर्थात यहाँ विलेय विलायक दोनों हम वाष्पशील मान रहे हैं। जब इस विलयन को हमने गर्म किया तो द्रव A भी वाष्पित होगा और द्रव B भी वाष्पित होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वाष्पशील। द्रव A जब वाष्पित होगा तो इसका आंशिक वाष्प दाब PA कहा जाएगा, और द्रव B जब वाष्पित होगा तो इसका आंशिक वाष्प दाब PB होगा। ठीक, तो जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं तब राउल्ट का नियम क्या होता है, किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है।
PA समानुपात XA होगा और PB समानुपात XB होगा। PA बराबर समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक आएगा PA नॉट XA और यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो PB बराबर PB नॉट इंटू XB आएगा। ठीक है, यही आपका यहाँ पर लिखा है कि किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। PA बराबर XA अर्थात PA बराबर PA नॉट XA और PB बराबर PB नॉट XB, जहाँ PA द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है, PB द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है, PA नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है, PB नॉट शुद्ध अवस्था में द्रव B का आंशिक वाष्प दाब है, XA द्रव A का मोल अंश है और XB द्रव B का मोल अंश है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और बची हुई है। अगर यहाँ पर कोई आपसे पूछ ले कि इस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा, भाई द्रव A का आंशिक वाष्प दाब PA और PB तो आपने बता दिया है, लेकिन अगर इस विलयन का कुल वाष्प दाब पूछ ले तब आप क्या बताओगे? तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, P टोटल लिख दो या कुल वाष्प दाब लिख दो। विलयन का कुल वाष्प दाब निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, PA और PB को आपस में जोड़ देना है, अर्थात PA प्लस PB हो जाएगा। तो विलयन का कुल वाष्प दाब निकल करके आ जाएगा, PA की जगह पे इसकी वैल्यू रख दीजिए PA नॉट XA और प्लस PB की जगह पे क्या लिख देंगे PB नॉट XB। तो अगर विलयन का कुल वाष्प दाब आपसे पूछा जाए बच्चों, तो आप इस तरह से कुल वाष्प दाब भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहिए तो यहाँ पे भी लिख दें, नहीं तो वहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। देखिए, विलयन का कुल वाष्प दाब निकल करके क्या आएगा? कुल वाष्प दाब निकल करके आएगा PA प्लस PB, मतलब A का आंशिक वाष्प दाब और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब। तो क्या निकल के आया? PA की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PA नॉट XA और PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं PB नॉट XB। ठीक है, यही होता है जब रिवीजन कराते चलो तो कोई चीज़ मिस नहीं होती है ना, सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए जाते हैं। ठीक, चलिए, अब राउल्ट का नियम आप इस तरह से समझ चुके हैं। अब आदर्श और अनादर्श विलयन हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझाने के लिए इसे समझाना बहुत ज़रूरी था। ठीक, देखिए, आइए आदर्श और अनादर्श विलयन की शुरुआत करते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, और बहुत ही ट्रिक के द्वारा हम आपको इसको समझाएंगे। देखते ही आप बता दोगे कि कौन आदर्श विलयन है और कौन हमारा अनादर्श विलयन है। चलिए देखते हैं आदर्श विलयन की परिभाषा क्या है, पहले वो देख लो। वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और आदर्श विलयन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, जैसे बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, यह आदर्श विलयन का उदाहरण है। जैसे एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण, ये भी आपके आदर्श विलयन का उदाहरण है। ठीक, आप कहोगे सर देख के कैसे बताएंगे, है ना, ट्रिक बता दीजिए। तो देखिए, बेंजीन और टॉलुइन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बेंजीन रिंग दोनों में कॉमन है। अगर उदाहरण में कोई चीज़ कॉमन आ गई तो इसका मतलब वो आदर्श विलयन होगा। जैसे यहाँ बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रण में दोनों में बेंजीन रिंग आ रही। वैसे ही आप देखिए, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br के रूप में लिखते हैं और एथिल आयोडाइड को हम लोग C2H5I के रूप में लिखते हैं। देखिए, दोनों में C2H5 कॉमन है कि नहीं? हो गया ना। कहीं पर भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो आता है आपका, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपका आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे ही आपको उदाहरण लिख देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो आप केवल कॉमन ढूंढिएगा, है ना, जिसमें कॉमन मिल जाए वही आपका आदर्श विलयन होगा, जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो वो आपका अनादर्श विलयन होगा। बेंजीन और टॉलुइन में दोनों में बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, इसलिए आदर्श विलयन हो गया। C2H5Br और C2H5I दोनों में आपको C2H5 एथिल समूह दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। अब आदर्श विलयन के कुछ लक्षण होते हैं बच्चों, उसे आप समझ लीजिए, है ना, इसे समझना बहुत ज़रूरी है ना। आदर्श विलयन के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण क्या है, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये आदर्श विलयन
हमेशा राउल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात आदर्श विलयन के लिए PA बराबर PA नॉट XB होगा और PB बराबर PB नॉट XB होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P कुल बराबर PA प्लस PB बराबर PA नॉट XA देखिएगा PA बराबर PA नॉट XA होगा यहाँ, है ना। अब PB बराबर PB नॉट XB, और अगर कुल वास्तव दाब पूछा जाएगा तो P कुल बराबर PA प्लस PB, अर्थात PA नॉट XA और प्लस PB नॉट XB। ठीक, क्लियर हो गया। तो आदर्श विलयन का पहला लक्षण क्या है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, हर हाल में इनको राउल्ट के नियम को मानना ही पड़ेगा। ठीक, दूसरा, इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान हमेशा शून्य होता है। डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी किससे जुड़ी होती है? तो ऊष्मा से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? ऊष्मा से। ठीक, तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा H मिश्रण का मान हमेशा शून्य होता है। अर्थात जब हम दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं A और B, अभी आपने देखा है फिगर में, जब हम दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं तो मिलाने पर ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है। अर्थात आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी का मान हमेशा शून्य होता है। ठीक, कैसे पता चलेगा कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है कि नहीं हो रही है, या अवशोषित हो रही है कि नहीं हो रही है? देखिए, आपके पास दो ध्रुव थे ना, A और B। A मान लो 2 जूल ऊष्मा रखे हुए है और B भी आपका 2 जूल ऊष्मा रखे हुए है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल ऊष्मा कितनी होगी? 4 जूल। ठीक, 4 जूल का मतलब दोनों को जोड़ने पर देखिए 4 जूल ऊष्मा आपकी आ रही है। अर्थात यहाँ पर ऊष्मा ना तो उत्सर्जित हो रही है और ना ही अवशोषित हो रही है, क्योंकि 2 और 2 4 जूल होते हैं। अगर यहाँ 5 जूल या 6 जूल आ जाता तो इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है या फिर अवशोषित होने लगी। ठीक है, तो इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात दोनों ध्रुवों को मिलाने पर ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी, है ना। अगर ध्रुव A के पास 2 जूल ऊष्मा है और ध्रुव B के पास 2 जूल ऊष्मा है, दोनों को मिलाने पर 4 जूल ऊष्मा, मतलब इनसे ज़्यादा ना आए, है ना। दो को मिलाने पर आपको 4 ही जूल ऊष्मा मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ ऊष्मा ना तो उत्सर्जित हो रही है और ना ही अवशोषित हो रही है। अगर ये 2 जूल रखे हैं और अगर ये मान लीजिए बढ़ के 5 जूल, 6 जूल, 10 जूल, 15 जूल हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होने लगी है या फिर अवशोषित होने लगी है। ठीक, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आदर्श विलयन में जब आप दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं तो ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी, अर्थात एंथैल्पी का मान हमेशा शून्य होगा। तीसरा लक्षण क्या है? इनके लिए डेल्टा B मिश्रण का मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने पर आयतन ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। दोनों ध्रुवों को आपस में जब आप मिलाओगे A और B को, है ना, फिगर आपको याद होना चाहिए, जब आप दोनों ध्रुवों को मिलाते हैं तो ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होती है और ना ही अवशोषित होती है और ना ही आयतन घटता बढ़ता है। ठीक है, देखिएगा कैसे, तो वो भी देख लो आप। भाई मान लीजिए ध्रुव A है और ध्रुव B है। ध्रुव A का आयतन 2 लीटर है और ध्रुव B का भी आयतन 2 लीटर है। दोनों को मिलाने पर कितना बना? 4 लीटर। अब 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर तो बन नहीं रहा है। जितना बनना चाहिए 2 और 2 को मिलाने पर 4 लीटर ही बन रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ज़्यादा हो जाएगा तो वो अनादर्श विलयन की श्रेणी में चला जाएगा, है ना। तो इनके लिए डेल्टा B मिश्रण का मान हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अर्थात दोनों ध्रुवों को जब आप आपस में मिलाओगे, है ना, तो आयतन ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। 2 और 2 को मिलाए तो 4 लीटर बना। ठीक, 3 लीटर तो हो नहीं रहा है, 5 लीटर तो हो नहीं रहा है, जितना होना चाहिए उतना ही हो रहा है ना। तो आदर्श विलयन के 3 लक्षण आप समझ चुके हैं। पहला, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान हमेशा शून्य होता है। अर्थात दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाने पर ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। ध्रुव A के पास भी 2 जूल ऊष्मा थी, ध्रुव B के पास भी 2 जूल ऊष्मा थी, मिलाने पर 4 जूल ऊष्मा ही प्राप्त हो रही है। अगर 4 से ज़्यादा हो जाए या 4 से कम हो जाए तब फिर वो अनादर्श विलयन हो जाएगा, है ना। फिलहाल 2 और 2 को जोड़ने पर 4 जूल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आदर्श विलयन है, ना ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है ना ही अवशोषित हो रही है।
तीसरा लक्षण क्या है, इनके लिए डेल्टा बी मिश्रण का मान शून्य होता है, अर्थात दोनों ध्रुवों को मिलाने पर आयतन ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। भाई 2 लीटर आपने ए लिया, 2 लीटर आपने बी लिया, दोनों को जब आपने मिलाया तो कुल 4 लीटर बना, है ना। आयतन ना तो घटा और ना ही बढ़ा, तो 2 को मिलाने पर 4 लीटर ही तो बनेगा। आयतन ना बढ़ा है और ना ही आपका घटा है। ठीक, अगला लक्षण क्या है, देखिए हमारे पास 2 द्रव थे ना, ए और बी। अब इनको हम अलग अलग पात्र में रख लेते हैं। एक पात्र में द्रव ए ले लेते हैं, एक पात्र में द्रव बी ले लेते हैं, और एक पात्र में ए और बी दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहां पर द्रव ए है, तो यहां पर देखिए यहां पे द्रव ए है, तो यहां पर द्रव ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पे द्रव बी है, तो यहाँ द्रव बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। और यहाँ पर द्रव ए और बी दोनों हैं, तो यहाँ पर ए और बी दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। आदर्श विलयन के लिए जो द्रव ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा है वो द्रव बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा, और साथ ही साथ द्रव ए बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के भी बराबर होगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर द्रव ए के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो द्रव बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा, और साथ ही साथ द्रव ए बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के भी बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा क्या होता है, समान होता है। द्रव ए के अणुओं के बीच जितना आकर्षण बल लग रहा है उतना ही आकर्षण बल द्रव बी के अणुओं के बीच लग रहा है, और उतना ही आकर्षण बल द्रव ए बी के अणुओं के बीच लग रहा है। अर्थात यहाँ पर आकर्षण बल क्या होगा, आपस में समान होगा, है ना। ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा, और ए बी के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक, अगला लक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके लिए डेल्टा एस मिश्रण का जो मान होता है वो हमेशा शून्य से अधिक होता है। इनके लिए डेल्टा एस मिश्रण का मान जो होता है वो हमेशा शून्य से अधिक होता है, अर्थात आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा शून्य से अधिक होता है। देखिए, एक पात्र में द्रव ए है, एक पात्र में द्रव बी है। इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं ना, देखिए एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। एंट्रोपी का मतलब होता है केमिस्ट्री में अव्यवस्था। ठीक, देखिए जब तक द्रव ए अलग था और द्रव बी अलग था तब तक इनके जो अणु थे वो व्यवस्थित थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको आपस में मिलाया अब इनके अणु बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाएंगे। ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अणुओं के बीच में अव्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आदर्श विलयन में एंट्रोपी का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर जब आप 2 द्रवों को आपस में मिलाते हैं, आदर्श विलयन में जब आप 2 द्रवों को मिलाएंगे अर्थात विलय विलायक को मिलाएंगे तो यहाँ पर अव्यवस्था अर्थात अणुओं के बीच में जो बिखराव होता है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपको एक व्यवहारिक उदाहरण हम देते हैं, जैसे जब आपकी क्लास चल रही होती है और सर आपको पढ़ा रहे होते हैं तो लड़के एक रो में बैठे होते हैं, या ऐसे आप समझ लो कि प्रार्थना स्थल की अगर हम बात करें, जब प्रार्थना हो रही होती है तो लड़कियां अलग रो में खड़ी होती हैं और लड़के अलग रो में खड़े होते हैं। जब प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है और टीचर कहता है कि अब आप लोग अपने क्लास में जाइए, तो आप देखे होंगे सब बच्चे आपस में भगदड़ सी स्थिति हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है ना। तो वो जो अव्यवस्था हो रही है प्रार्थना स्थल पे, वही आपकी केमिस्ट्री की भाषा में एंट्रोपी कहलाती है। आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। जैसे प्रार्थना स्थल पे आपको अव्यवस्था दिखती होगी, है ना। जैसे ही टीचर कहता है कि जाइए अब आप लोग क्लास में जाइए, आपने देखा होगा सब भगदड़ सी मच जाती है पूरे ग्राउंड पे, कोई बच्चा इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है ना। वैसे ही जब आपकी क्लास चल रही होती तो आप बहुत ही शांति से बैठ के टीचर का लेक्चर सुन रहे होते हैं, और लेकिन जैसे ही इंटरवल होता है, घंटी बजती, कोई बच्चा इस बेंच पे जाकर बैठ रहा है, कोई बच्चा उस बेंच पे जाकर बैठ रहा है, तो मतलब अव्यवस्था हो गई वहाँ पर इंटरवल में, है ना। तो ये जो अव्यवस्था है वही आपकी एंट्रोपी कहलाती है केमिस्ट्री की भाषा में। और आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का मान बहुत अधिक होता है। जब तक दोनों द्रव अलग अलग होंगे, ठीक है, तब तक एंट्रोपी कम रहेगी, लेकिन जैसे ही दोनों द्रवों को आप आपस में मिलाएंगे एंट्रोपी बढ़ जाएगी, अर्थात यहाँ अणुओं के बीच में अव्यवस्था बहुत बढ़ जाएगी। ए बी की जगह लेना चाहेगा, बी ए की जगह लेना चाहेगा, जैसे आप इंटरवल में सीट बदलते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा।
तो इनके लिए डेल्टा एस मिश्रण का मान हमेशा शून्य से ज़्यादा होता है, अर्थात आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का जो मान होता है बच्चों वो 0 से अधिक होता है। ठीक है, 0 से अधिक कोई चीज़ होगी तो वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, है ना। तो आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको एक बार हम फिर से आपको समझाएंगे, है ना, जब अभी आपको रिवीजन करवाएंगे तो फिर समझाएंगे। आइए फिलहाल आदर्श विलयन अब आप समझ लीजिए। आदर्श विलयन के लक्षण आप समझ चुके हैं, तो आइए अनादर्श विलयन हम आपको समझाते हैं। देखिए अनादर्श विलयन क्या कहता है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं, है ना। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो कैसे कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात इनके लिए PA नॉट XA के बराबर नहीं होगा और PB नॉट XB के बराबर नहीं होगा। ठीक, इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, अर्थात विलय विलायक को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। साथ ही साथ इनके लिए डेल्टा B विसरण का मान भी शून्य के बराबर नहीं होता, अर्थात विलय विलायक को जब आप यहाँ मिलाओगे तो आयतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर द्रव A के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो B के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा और ना ही AB के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। उदाहरण की अगर बात करें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण होता है वो अनादर्श विलयन का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन का उदाहरण होता है। यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग लिखते हैं CsCl3 और एसीटोन को लिखते हैं CS3COCS3। देखिए कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है, जब कॉमन दिखेगी तभी आपका आदर्श विलयन होगा, है ना। यहाँ पे देखिए कॉमन नहीं है तो ये सब अनादर्श विलयन के उदाहरण है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण अनादर्श विलयन का उदाहरण है। साथ ही साथ फिनाल और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण भी अनादर्श विलयन का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर भी कोई चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रही है। ठीक, तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। साथ ही साथ इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान शून्य के बराबर नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर विलय विलायक को मिलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। इनके लिए डेल्टा B मिश्रण का मान भी शून्य के बराबर नहीं होता है, अर्थात विलय विलायक को मिलाने पर यहाँ आयतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। साथ ही साथ यहाँ द्रव A के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव B के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। साथ ही साथ A B के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर भी नहीं होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण अनादर्श विलयन का उदाहरण है। साथ ही साथ फिनाल और एथिल ब्रोमाइड का मिश्रण भी अनादर्श विलयन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये था आदर्श और अनादर्श विलयन का हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, ध्यान से आप एक बार फिर से देख लीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो रिवाइज करने पर आपके समझ में आ जाएगी। देखिएगा आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है ना। वे विलयन, या चलिए पूरा रिवाइज करा देते हैं हम आपको, है ना। देखिए फिर से देखिए, हमारे पास एक विलयन था जो 2 द्रव A और B से मिलकर बना था। ये दोनों द्रव कैसे थे, इस बार वाष्पशील थे, अर्थात यहाँ पर विलय विलायक दोनों कैसे हैं, वाष्पशील हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो द्रव A भी वाष्पित होगा, द्रव B भी वाष्पित होगा। द्रव A का आंशिक वाष्प दाब PA होगा और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब PB होगा। तो जब दोनों द्रव हमारे वाष्पशील हो जाएंगे तब राउल्ट का नियम क्या होगा, किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। जैसे द्रव के A का आंशिक वाष्प दाब PA इसके मोल अंश XA के समानुपाती होगा और द्रव B का आंशिक वाष्प दाब PB इसके मोल अंश XB के समानुपाती होगा। और समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो क्या बनेगा समीकरण, PA बराबर PA नॉट XA और PB बराबर PB नॉट XB, है ना। और विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना चाहोगे तो आप PA और PB को आपस में जोड़ दो, अर्थात द्रव A के आंशिक वाष्प दाब को और द्रव B के आंशिक वाष्प दाब को आपस में जोड़ दीजिए तो कुल वाष्प दाब निकल के आएगा। PA की जगह पे लिख सकते हैं PA नॉट XA और प्लस PB की जगह पे लिख सकते हैं PB नॉट XB। ठीक है, तो जब दोनों द्रव वाष्पशील होते हैं तो आंशिक वाष्प दाब का फार्मूला मिलता है राउल्ट के नियम में, और जब विलय अवाष्पशील हो और विलायक वाष्पशील हो तो हाँ हमको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक, वही चीज यहाँ पे लिखी है, किसी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, जहाँ कौन सी चीज़ क्या है वो हमने आपको क्लियर कर दी है। आइए आदर्श और अनादर्श विलयन हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। वे विलयन जो सभी ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, है ना।
आदर्श विलयन का पहला उदाहरण है बेंजीन और टॉलुइन का मिश्रण, और साथ ही साथ एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण भी आदर्श विलयन का उदाहरण है। और उदाहरण देखते ही कैसे आप बताओगे, तो कोई ना कोई चीज़ आपको कॉमन जरूर दिखेगी उदाहरण में। जैसे यहाँ बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रण में बेंजीन रिंग कॉमन है, तो ये आदर्श विलयन होगा। एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड के मिश्रण में देखिए C2H5 दोनों में कॉमन है, तो ये भी आपके आदर्श विलयन का उदाहरण होगा। ठीक, आगे देखिए, आदर्श विलयन के कुछ लक्षण हमने आपको समझाए हैं। पहला लक्षण था ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती यहाँ पर होगा, है ना। इनके लिए डेल्टा H मिश्रण का मान हमेशा शून्य के बराबर होता है, अर्थात दोनों द्रवों को जब आप आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी, मतलब जितनी ऊष्मा है उतनी ही बनी रहेगी। जैसे द्रव A की ऊष्मा अगर 2 जूल है और द्रव B की ऊष्मा 2 जूल है ना, तो दोनों को मिलाने पर 4 जूल ऊष्मा आपकी उत्सर्जित होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर दोनों को मिलाने पर कुल 4 जूल ऊष्मा ही उत्सर्जित हो रही है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, अर्थात यहाँ ना ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और ना ही अवशोषित हो रही है, अर्थात आदर्श विलयन के लिए एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इनके लिए डेल्टा बी मिश्रण का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात दोनों द्रवों को मिलाने पर आयतन ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। जैसे द्रव ए का आयतन 2 लीटर है, द्रव बी का आयतन 2 लीटर है, तो दोनों को मिलाने पर बच्चों 4 लीटर ही बन रहा है, ना आयतन बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, 4 ही लीटर तो बनेगा। 2 और 2 को जोड़ने पर 5-6 तो बनेगा नहीं, है ना। देखिए 2 और 2 लीटर को मिला रहे हैं तो 4 लीटर आपका आयतन बन रहा है, मतलब ना घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है, तो ये भी आदर्श विलयन का एक लक्षण है। अगला लक्षण क्या कहता है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। इन्हीं दोनों लक्षणों को समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। देखिएगा, देखिए हमने द्रव AB को अलग कर दिया है, एक पात्र में द्रव A भर दिया है, एक पात्र में द्रव B भर दिया है और एक पात्र में द्रव AB दोनों भर दिया है। तो यहाँ पर द्रव A है केवल, तो जाहिर सी बात है द्रव A के अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा। यहाँ पर द्रव B है तो यहाँ पर B के अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा, और यहाँ पर दोनों है तो अर्थात A और B दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लग रहा होगा, और ये आकर्षण बल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। द्रव A के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उतना ही B के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, और उतना ही A और B अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। क्लियर है। यहाँ पर द्रव A के अणुओं के बीच जितना आकर्षण बल लगेगा, है ना, 2 न्यूटन मान लो, उतना ही द्रव B के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा, उतना ही AB अणुओं के बीच भी आकर्षण बल लगेगा। मतलब यहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है, आपस में समान होता है। ठीक है, एक हमने व्यवहारिक उदाहरण के तौर पे आपको समझाया है ना। यहाँ पर द्रव A के अणुओं के बीच जितना आकर्षण बल लग रहा है उतना ही द्रव B के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा, उतना ही AB अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा, अर्थात यहाँ पर आकर्षण बल का मान आपस में क्या होता है, समान होता है। अगला क्या था लक्षण, देखिएगा यही मेन है। इनके लिए डेल्टा S मिश्रण का जो मान होता है वो 0 से अधिक होता है, अर्थात आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। एंट्रोपी का मान अधिक होना, इसका मतलब यहाँ पर अव्यवस्था अधिक होगी, है ना। जब तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे, है ना, तब तक खूब अच्छे से इनके अणु व्यवस्थित रहेंगे, है ना। जब तक ये दोनों अलग अलग रहेंगे इनके अणु खूब अच्छे से आपस में क्या होंगे, व्यवस्थित रहेंगे, है ना। जैसे एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है और एक अणु यहाँ है। ठीक, यहाँ पर देखिए जब तक ये दोनों द्रव अलग अलग रहेंगे इनके अणु बहुत अच्छे से व्यवस्थित रहेंगे, लेकिन जैसे ही इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तुरंत इनमें क्या होगी, अव्यवस्था हो जाएगी। कहीं पर A हो जाएगा, कहीं पर B हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आदर्श विलयन में एंट्रोपी का मान हमेशा 0 से अधिक होता है, डेल्टा S का मान हमेशा 0 से अधिक होता है, अर्थात यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे ही आप दोनों द्रवों को आपस में मिलाते हैं, कहीं पर B आ जाता है, कहीं पर A आ जाता है, फिर कहीं पर B आ जाता है, कहीं पर A आ जाता है, मतलब यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, और इसी अव्यवस्था को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को व्यवहारिक वे में आपको समझना है तो प्रार्थना स्थल पर आप जाइएगा, प्रार्थना करने के बाद में जब टीचर कहता है जाइए आप लोग क्लास में जाइए, है ना, हम लोगों के साथ में बहुत हुआ है, तुरंत एकदम से भगदड़ सी मच जाती है कि कौन पहले क्लासरूम में पहुंचेगा, है आपने देखा होगा। तो जब तक प्रार्थना हो रही तब तक सभी बच्चे लाइन में बढ़िया शांति से बैठे खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे टीचर ने कहा कि जाइए तुरंत सारी व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है और बच्चे भगदड़ मचा देते हैं। तो जो वो भगदड़ मच रही है, जो अव्यवस्था हो रही प्रार्थना स्थल पे, वही केमिस्ट्री की भाषा में बच्चों एंट्रोपी कहलाती है ना।
आपकी क्लास चल रही होती है, क्लास में बच्चे अपने अपने बेंच पे बैठे हुए हैं, अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं। जैसे ही इंटरवल की घंटी बजी है ना, तुरंत भगदड़ मच गई, कोई इस बेंच पे, कोई उस बेंच पे, कोई उस बेंच पे। तो ये जो भगदड़ मच रही है यही आपकी एंट्रोपी कहलाती है। तो जब आप द्रव ए और बी को आपस में मिलाते हैं तो वैसे ही ये भी भगदड़ मचाते हैं, है ना। जब आप द्रव ए बी को मिलाएंगे तो वैसे ही भगदड़ ये भी मचाते हैं। पहले तो ये बढ़िया व्यवस्थित थे, लेकिन अब क्या होगा, कहीं पे बी होगा, कहीं पे ए होगा, कहीं पे बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, है ना। ऐसे ही क्या होंगे, अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो आदर्श विलयन में बच्चों ये अव्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। उम्मीद है अब आपके समझ में आया होगा। तो चूंकि इनके लिए डेल्टा एस का मान 0 से अधिक होता है, तो 0 से अधिक कोई भी चीज़ होती है तो वो धनात्मक हो जाती है। आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। समझ में आया आपके? चलिए, अनादर्श विलयन क्या कहता है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। भाई आदर्श का ठीक अपोजिट है अनादर्श विलयन, है ना। वो आदर्श है, ये अनादर्श है ना। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। कहते हैं हम तुम्हारा नियम हम नहीं मानेंगे, है ना। तो ये अनादर्श विलयन है। इनके लिए जो एंथैल्पी का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अर्थात विलय विलायक को आप मिलाएंगे, दो द्रवों को आपस में मिलाएंगे तो ऊष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है। इनके लिए डेल्टा बी मिश्रण का मान 0 के बराबर नहीं होता। अर्थात दो द्रवों को जो आपस में मिलाते हो आप तो आयतन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना। यहाँ पर द्रव ए के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो बी के अणुओं के बीच आकर्षण बल के बराबर नहीं होगा, और ना ही ए बी अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ बराबर नहीं होगी। उदाहरण क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण अनादर्श विलयन का उदाहरण है। और देखते ही कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रही होगी। फिनाल और एथिल ब्रोमाइड भी आपके अनादर्श विलयन का उदाहरण है। यहाँ पे भी कोई चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रही होगी। फिनाल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लिख दिया जाता है, और एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, C2H5Br। कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है तो अनादर्श विलयन, और कॉमन अगर है तो आदर्श विलयन है। उम्मीद है आपके समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अब आपकी क्लासेस फिर से एक बार कंटिन्यू चलने लगेंगी, है ना। निःशुल्क क्लासेस बहुत जल्द हम विलयन आपका कंप्लीट कर देने वाले हैं, और वैद्युत रसायन पे हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर एक बार फिर से देखना शुरू कर दीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बच्चों तक बहुत शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर कर दीजिए कि कोई टीचर आपको केमिस्ट्री फ्री में पढ़ा रहा है ना। और कोई अगर मानवीय भूल हो जाए तो उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बहुत ही शालीनता के साथ में आप लिख दीजिएगा, है ना। अगले लेक्चर में हम उसको सुधार देंगे, ये क्लियर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।